हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था केमिकल इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं और किस मेथड से हम बैलेंस करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो हम मेथड 10th स्टैंडर्ड के अंदर यूज करते हैं किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो कौन सा होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, जस्ट हम नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और दोनों साइड क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या करते हैं, मास को बराबर करते हैं। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको कुछ स्टेप्स लिखवाए थे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। क्लियर है। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, अपना लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो अपने पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई थी लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या क्या होती है, यानी कि उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता किसी भी रिएक्शन के बारे में, तो उनको स्टडी करेंगे। क्लियर है। और इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कि जो अपने पास लिमिटेशन है उनको हम कैसे रिमूव करें, यानी कि उसमें से मैक्सिमम लिमिटेशन को हम कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हम उस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। क्लियर है। तो ये सब कुछ स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे लिमिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मेरे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है बैलेंस, मान लिया जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। यानी कोई केमिकल रिएक्शन है उसकी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड है। जिंक भी यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर भी 1, हाइड्रोजन 2, SO4 1, SO4 1, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन है किसी भी रिएक्शन की और बैलेंस्ड है। क्लियर है। तो अब इसलिए इस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या क्या लिमिटेशन है, यानी कि हम इस केमिकल इक्वेशन को देख के किन इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता नहीं चलता उनको हम स्टडी करते हैं। क्लियर है। तो अब देखना, फर्स्ट जो मैं लिमिटेशन लिख रहा हूं, लिमिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिजिकल स्टेट। अब इसको समझना, मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखवाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आसान है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है। तो यहां पर फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट आपको सभी को पता है। स्टेट क्या होती है, मैटर स्टेट क्या होती है, मैटर जनरली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। क्लियर है। अब यहां पर क्या हमें इस केमिकल इक्वेशन को देख के एलिमेंट और कंपाउंड की स्टेट को अज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर क्या है, पता कर सकते हैं कि भाई इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जिंक की क्या स्टेट है, H2SO4 की क्या स्टेट है। हमें यहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही एलिमेंट और कंपाउंड की स्टेट के बारे में। क्लियर है कि यहां पर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जिंक की स्टेट क्या है, H2SO4 की स्टेट क्या है, यानी जिंक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, H2SO4 लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केमिकल इक्वेशन को देख के हमें इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट के बारे में पता नहीं चल रहा। तो ये एक लिमिटेशन हो गई इस केमिकल इक्वेशन की। क्लियर है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है, फिजिकल स्टेट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और केमिकल इक्वेशन इस चीज के बारे में हमें नहीं बताता अभी तक जो हमने केमिकल इक्वेशन स्टडी की है। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है। यहाँ पर सेकंड लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन है एनर्जी चेंज। सेकंड लिमिटेशन है एनर्जी चेंज। अब इसको समझना, अब यहां पर जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन बना रहा है। क्लियर। ये मैंने एग्जांपल ले रखा है नॉर्मली किसी भी रिएक्शन का। अब यहां पर क्या आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, यानी कि रिएक्शन एक्टोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आपको पता है रिएक्शन जनरली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। किसके बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे, एनर्जी चेंज के बेस पे, एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। एक्टोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिन रिएक्शंस के अंदर हीट क्या होती है, इवोल्व, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिन रिएक्शंस के अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो क्या इस केमिकल इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, एक्टोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। तो यहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इस केमिकल इक्वेशन को देख के कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, यानी कि यहां पर एनर्जी चेंज क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवोल्व हो रही है।
तो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। क्लियर है? तो इसको थ्योरेटिकली लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया एनर्जी चेंज का मतलब क्या है, यानी कि दिस केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी चेंज ऑफ ए गिवन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कि इस केमिकल इक्वेशन को देख के आप उस केमिकल रिएक्शन के बारे में ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है। यानी कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, यानी कि किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके बारे में हमें केमिकल इक्वेशन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये भी क्या है, इस केमिकल इक्वेशन की एक लिमिटेशन है। यानी कि केमिकल इक्वेशन उस रिएक्शन के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देते कि वो रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, किस स्पीड से प्रोसीड हो रही है, किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी कि इसके क्या आपको पता चल रहा है इसे, इस इक्वेशन को देख के कि रिएक्शन फास्ट हो गया, स्लो हो गया, कितने टाइम में कंप्लीट होगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्लियर है? तो ये 3 लिमिटेशन हो गई। फोर्थ लिमिटेशन है अपने पास रिएक्शन कंडीशंस। अब इसका मतलब क्या है, फोर्थ लिमिटेशन है रिएक्शन कंडीशन, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख के हम उस रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कंडीशन का मतलब क्या है कि जो अपने पास रिएक्शन है वो किस कंडीशन के ऊपर हो रही है, यानी कि जब वो रिएक्शन हो रही थी तो वहां पर टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्या आप इस केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि जब ये रिएक्शन हो रही थी वहां पर टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था? क्लियर है? यानी कि इस केमिकल इक्वेशन को देख के आप इस रिएक्शन की कंडीशंस के बारे में नहीं बता सकते कि रिएक्शन की कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था। क्लियर है? वहां पर क्या चीजें हमने यूज, प्रेशर कितना था, टेम्परेचर कितना था, कैटलिस्ट क्या यूज किया था, इन चीजों के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख के। तो ये भी क्या हो गया कि लिमिटेशन, रिएक्शन कंडीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती केमिकल इक्वेशन से किसी भी रिएक्शन के बारे में। क्लियर है? फिफ्थ लिमिटेशन है अपनी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसको भी समझना अच्छे से, इसमें जनरली डाउट होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में बच्चों, तो समझना इनमें डिफरेंस क्या है। स्पीड क्या होती है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में ओवरऑल टाइम कितना लगा, यानी कितने टाइम में ये कंप्लीट हुई है, 1 मिनट में कंप्लीट हुई, 2 मिनट में, ईयर में, मंथ में, कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि अगर मैं मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट हुई 5 मिनट पे स्टार्ट हो चुकी थी, 5 मिनट हो गए इसको स्टार्ट हुए, और मैं 5 मिनट बाद पूछूं कि यहाँ पर कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका। समझना इसको, मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही रिएक्शन यानी 5 मिनट इस रिएक्शन को स्टार्ट हुए हो गए। क्लियर है? अब मैं 5 मिनट के बाद पूछ रहा हूं आपसे कि इस रिएक्शन के अंदर कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका, यानी कितनी ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी, वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये रिएक्शन कितना कंप्लीट होगी, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है, ओवरऑल टाइम, यानी कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हुई है। क्लियर है? तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हम क्या यहां से आप इस केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि यहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इस चीज के बारे में। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी। एक लास्ट लिमिटेशन अपनी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अब इसको समझना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो रिएक्शन होगी या नहीं। अब यहां पर मैंने आपको जिंक प्लस H2SO4 लिख दिया और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। क्या आपको पता है कि ये रिएक्शन एक्चुअल में होगी, ये तो मैंने जस्ट लिख दिया, आपको थोड़ी पता है कि रिएक्शन होगी भी या नहीं भी ऐसे, यानी जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में हमें इस केमिकल इक्वेशन को देख के कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो हमें कब पता चलेगी, जब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिंक को H2SO4 के अंदर लैब के अंदर ऐड करेंगे, तब देखेंगे रिएक्शन होगी भी या नहीं भी। क्लियर? तो केमिकल इक्वेशन को देख के हमें किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। क्लियर है? तो ये सब थी लिमिटेशन अपने पास, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख के हम इन चीजों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं पता लगा सकते।
यानी कि इन चीजों के बारे में हमें नहीं पता चलता इस केमिकल इक्वेशन को देख के उस रिएक्शन के बारे में, कि उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की स्टेट क्या है, प्रोडक्ट की स्टेट क्या है, एनर्जी चेंज कितना हो रहा है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब वो कितने टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इस केमिकल इक्वेशन को देख के हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता चलता। इसी प्रकार रिएक्शन कंडीशन, यानी कि ये रिएक्शन किस कंडीशन में कंप्लीट हुई है, टेम्परेचर क्या था जब रिएक्शन हो रही थी, प्रेशर क्या था, इसके बारे में भी हम केमिकल इक्वेशन से देख के कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर है, इसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती केमिकल इक्वेशन से। और लास्ट है अपना फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, क्लियर है, यानी कि ये फिजिबल है या नहीं, या नॉन फिजिबल रिएक्शन, यानी जिंक एस्ट्रोसोफोर के साथ रिएक्ट करेगा भी या नहीं, इस चीज के बारे में हम केमिकल इक्वेशन को देख के कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगा सकते। ये जस्ट कहाँ पता चलेगी, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब के, क्लियर है। तो ये चीज क्लियर होगी कि लिमिटेशन क्या होती है केमिकल इक्वेशन की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, वो क्या है उसको मैं बता देता हूं आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो होगा अपना हाउ वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, क्लियर है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, क्लियर है। तो लिमिटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।